हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस कंटेंट की दुनिया में। मैं हूं डॉक्टर सौरभ गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका जीवन की इकाई सेल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 2। तो देखो, सबसे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा आपको कि कुछ कुछ लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज किए और उन्होंने उनमें से 2 मुख्य बातें हैं। एक तो मुख्य बात ये है कि सर आप हमारा मतलब सब लोगों ने बोला कि सागर भैया क्या आप हमारा कोर्स को दिसंबर तक कंप्लीट कर दोगे? हाँ, तो मैं आपका पूरा का पूरा 11th का और 12th का बायो भी, फिज़िक्स भी, केमिस्ट्री भी तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो कि नीट में आते हैं, जितना जितना कोर्स में रिलेवेंट है और जितना कंटेंट आवश्यकता होती है नीट को फोड़ने के लिए और उस नीट का मतलब लेवल ये है, तो मैं ई वाले लेवल तक का आपको कंटेंट दूँगा। तो इस प्रकार आपको कंटेंट दिया जाएगा और आपका कोर्स दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट 11th और 12th से जो नीट में आते हैं, वो तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपके दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएँगे। उसके बाद रिवीजन सीरीज़ आएगी अपनी और उसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो या अपने मन से रिवीजन कर सकते हो। टेस्ट क्विज़ टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो आप, जिससे रिवीजन हो सके अच्छे के तरीके से। ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब आप पूरा का पूरा फ्री बैच पढ़ा रहे हो सागर भैया, तो अब ऐसा तो नहीं कि आपके व्यूज़ कम आए, तो आप बीच में कोर्स छोड़ दो या आप पढ़ाना बंद कर दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना। चाहे मुझे 10 लोग देखें, चाहे 1000 लोग देखें, चाहे 1 लाख लोग देखें, चाहे 10 लाख लोग देखें, कोई कितने भी लोग देखें उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस पढ़ाना है 1 साल। मुझे उससे मतलब नहीं है। 1 साल की ज़िंदगी भर मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है हिंदी मीडियम के लोगों के पास उतने संसाधन नहीं होते कि वो अच्छी-अच्छी कोचिंग में पढ़ सकें, कोटा जैसी कोचिंग में पढ़ सकें। तो मुझे बस यही टारगेट है कि मुझे हिंदी मीडियम को अच्छे से अच्छे कंटेंट देना है जो कहीं भी नहीं हुआ। तो मेरे कंटेंट में किसी को देख कोई कोई भी आपके कोई बड़े भाई बड़े बहन हो जिन्होंने नीट की तैयारी की हो, उनको अभी मेरे 2 लेक्चर का कंटेंट दिखाना है सेल का। वो खुद बोल देंगे कि ये कंटेंट कोटा कोटा का जो कंटेंट है, पीडब्ल्यू का, एलएन का, जिस्म का कंटेंट है और इसके अलावा जो कंप्लीट एनसीईआरटी है, कंप्लीट एनसीईआरटी की जो हिडन लाइन्स हैं, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए, क्योंकि मैं अपने टाइम पे अपना टॉपर हुआ करता था। नीट में मेरे उस टाइम पे जब मैंने पेपर दिया था मेरे 680 मार्क्स आए थे। उस टाइम पे पेपर टफ भी आया था और उसके बावजूद भी मेरे उस टाइम पे 680 मार्क्स आए थे। तो उस टाइम पे मतलब मेरी अच्छी खासी रैंक भी आई थी। तो वो सब भी मैंने इसमें ज्ञान इंक्लूड किया है। ठीक है? तो आपको हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट की कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंग्लिश मीडियम के बाद ये है, वो है। अपने हिंदी मीडियम में वो कंटेंट देने वाला हूँ मैं आपको। तो बस आपको मेरे साथ विश्वास रखना पड़ेगा और मैं पूरा आपका दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करके दूँगा। पूरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो 11th और 12th का। इसके अलावा अब कोई बोले कि मैं बीच में छोड़ जाऊँगा, नहीं, मैं पूरी आपका जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम होगा 2 मई 2027 को, उसके बाद आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा जब तक मैं आपके साथ हूँ। चाहे आप फेलियर हो आपका, चाहे आपको अच्छी रैंक आए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस आपको मुझे अच्छी एक जगह पहुँचाना है। फेलियर आप यदि आप वैसे तो कोई ऐसा होगा नहीं, लेकिन मेरे कंटेंट से अच्छी खासी रैंक आएगी, ये मुझे विश्वास है। बस आपको मैं जो पढ़ाता जाऊँ उसको ग्रहण करते जाना है। कोई भी इसमें नानागानी नहीं करनी है, बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रिलेवेंट है। कहीं आपको लगे कि दूसरी कोचिंग में ये चल रहा है, ये चल रहा है, जो अपने रिलेवेंट होगा वही पढ़ेंगे अपन, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे और ज़्यादा मैं देखो ज्ञान दूँगा नहीं। आप बाकी समझदार हो सब। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, आज अपन पढ़ने वाले हैं कोशिका का समग्र अवलोकन करने वाले हैं। ठीक है? तो कोशिका का समग्र अवलोकन में क्या पढ़ेंगे अपन, जीवदब्बे के बारे में पढ़ें। तो जीवदब्बे क्या है? जीवन का भौतिक आधार। जीवदब्बे है क्या? जीवन का भौतिक आधार है जीवदब्बे। ठीक है? जीवन का भौतिक आधार है। इसके अलावा जीवदब्बे में क्या होता है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य मिलके जीवदब्य बनाते हैं। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य क्या मिलकर बनाता है? जीवदब्य। ठीक है? मतलब ये अपना कोशिका द्रव्य। 2 सेकंड। देखो, ये अपना केंद्रक, ये केंद्रक में पाया जाने वाला केंद्रक द्रव्य और ये कोशिका के केंद्रक के बाहर, केंद्रक के बाहर पाया जाने वाला एक ये है अपना कोशिका द्रव्य। ये क्या है अपना? कोशिका द्रव्य। देखो, ये कोशिका द्रव्य है। तो ये कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक में पाया जाने वाला केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पाया जाने वाला केंद्रक द्रव्य मिलके क्या बनाता है? जीव द्रव्य बनाता है, प्रोटोप्लाज्म बनाता है। और ये जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसके बिना जीवन की कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। क्योंकि आप बताइए, यदि आपको आपको किसी कोशिका में अपन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर काम के लिए अपन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यदि अपन को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहाँ पे मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये तो बेसिक नॉलेज है कि ऊर्जा ऊर्जा कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। यदि किसी को पता ना हो तो अपन आगे चल के अभी सेल चैप्टर में जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो पता चलेगा अपन को ये कि ऊर्जा कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। यदि किसी को पता ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है अभी अपन को। चलते हैं, ठीक है? तो जीवन का भौतिक आधार है इसमें, क्योंकि ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये ऊर्जा और ऊर्जा ही अपने दैनिक कार्य के लिए ज़रूरी है। तो ये जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है।
ठीक है। इसके बिना अपन कोई भी कार्य नहीं कर सकते, भौतिक कोई भी क्रिया नहीं कर सकते, जैविक क्रिया नहीं कर सकते, रासायनिक क्रिया नहीं हो सकती कोई भी। तो ये इसी जीव द्रव्य में सारी क्रियाएँ होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। बढ़िया है। ठीक है, तो जीव द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य मिलके जीव द्रव्य का निर्माण करता है। क्या है, ठीक है। तो जीव द्रव्य के बारे में 2 पॉइंट है, जीवन का भौतिक आधार है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य मिलके क्या निर्माण करता है, जीव द्रव्य का निर्माण करता है। ठीक है। अब बात करें कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका द्रव्य क्या है, अर्ध तरल अवयव। एनसीईआरटी बोलती है कोशिका द्रव्य क्या है, एक अर्ध तरल अवयव। अर्ध तरल अवयव मतलब सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है कोशिका द्रव्य, क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। बोले तो मतलब कि ये तो ना पूरा तरल है और ना ही पूरा सॉलिड है। जैसे कि अपन ने देखा होगा कि जो सितंबर अक्टूबर का जो घी होता है, सितंबर अक्टूबर का जो घी होता है वो ना तो पूरा ही सॉलिड होता है, मतलब पूरा ना तो पूरा ठोस होता है और ना ही पूरा मतलब जैसे गर्मियों में बिल्कुल घी रहता है वो पतला, ऐसा भी नहीं होता, थोड़ा सा मतलब गाढ़ा है और थोड़ा सा पतला है। ऐसा प्रकार का अपना कोशिका द्रव्य है। ये कोशिका द्रव्य है ना, ये ये अपना इसमें इसमें कोशिका द्रव्य है ना, ये कैसे कैसा है, अर्ध तरल अवयव है, मतलब सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ना तो पूरा की पूरा सॉलिड है और ना ही पूरा पूरा तरल है, आधी तरल अवस्था में है। ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन, प्रोटोप्लास्ट क्या है, ये एनसीईआरटी का लर्निंग पॉइंट है। ये क्या है अपना, एनसीईआरटी लर्निंग पॉइंट है। एनसीईआरटी लर्निंग पॉइंट मतलब, एनसीईआरटी लर्निंग पॉइंट मतलब कि आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, आपको एनसीईआरटी में दिया है, अपन को डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, इसमें कोई अपन को रॉकेट साइंस नहीं लगानी, डायरेक्ट अपन को याद रखना है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, यदि किसी सेल है उसमें से अपन सेल वॉल को हटा दें, CW यानी क्या है इधर, या CW का मतलब है सेल वॉल। CW का मतलब क्या है, सेल वॉल। तो सेल सेल में से अपन सेल बॉल हटा दें तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। जीव, ये हिंदी में बोलेंगे जीव द्रव्य। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बोलूँगा कि आप इंग्लिश की टर्म याद करो, तो आपको वो माननी है मेरी बात है। क्यों माननी है, क्योंकि मैं आपके देखो मैंने अच्छी खासी अपने टाइम पे रैंक आई है, तो मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो क्योंकि देखो आप 2025 का पेपर कभी उठाना और उसमें कहीं कहीं यहाँ पे ये रिडक्शन एंड बायोलॉजी का शब्द दिखना, उसमें हिंदी की मतलब जो पेपर आया था नीट 2025 का, उसमें लिखा था अवबोधक जीव विज्ञान, अवबोधक जीव विज्ञान। और जबकि अपन एनसीईआरटी उठाते हैं बायो की, तो कहीं भी उसमें अवबोधक जीव विज्ञान का नामो निशान नहीं है। एसीएल चैप्टर में अपन पढ़ते हैं जो रिडक्शन बायोलॉजिस्ट के बारे में, तो उसमें हिंदी के जो 2025 के जो पेपर था उसमें हिंदी वाली साइड पे लिखा था अवबोधक जीव विज्ञान, और अवबोधक जीव विज्ञान का कहीं भी एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया है। और इंग्लिश में अवबोधक जीव विज्ञान को बोलते रिडक्शन बायोलॉजी। और जो एनसीईआरटी में लिखा था वो लिखा था, क्या लिखा था अपने पास, न्यूनकारी जीव विज्ञान। क्या लिखा था, न्यूनकारी जीव विज्ञान। मतलब अपन तो कंफ्यूज होंगे ना, अवबोधक अपन ने कभी नाम सुना नहीं, और एक साथ अपन नीट 2025 के पेपर जो कि टफेस्ट पेपर था उसमें अपन देखते हैं कि अवबोधक जीव विज्ञान, तो अपना दिमाग घूमता है। तो कुछ कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो अपन को इंग्लिश में याद करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अपन को जानते हैं कि इंग्लिश, क्योंकि एनटी वालों ने जो पेपर के आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है कि इंग्लिश को ही मान्यता दी जाएगी, हिंदी को मान्यता नहीं दी जाएगी, इंग्लिश को भी मान्यता दी जाएगी, कोई भी त्रुटि होती है तो अपन को कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इंग्लिश में याद करनी है, वो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो ये अपना वो क्लियर हो गया, प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल में से सेल वॉल हटाते हैं तो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। मतलब कि मान लो ये कोई पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है, एक कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, इसके बाहर एक है कोशिका भित्ति है। इसमें से अपन ये कोशिका भित्ति को हटा दें, इसको अपन रिमूव कर दें, हटा दें, तो जो बची हुई ये कोशिका झिल्ली की ये पूरी बचना है, इसको क्या बोलेंगे, अपन प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है। तो अभी अपन ने बस 2 ही पॉइंट क्लियर करे हैं। देखो एक पॉइंट क्या है अपना, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार किसको बोलेंगे, अपन जीव द्रव्य को बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म को बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जीव द्रव्य क्या है, क्योंकि जो अपना कोशिका जो घेरे हैं कोशिका द्रव्य को, और जो केंद्रक घेरे हैं केंद्रक द्रव्य को, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य मिलकर बनाता है अपना प्रोटोप्लाज्म, बनाता है बोले तो जीव द्रव्य बनाता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो ये ज़्यादातर प्रोटोप्लास्ट वैसे पादप कोशिका में दिखाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में अपन ने पढ़ा था जो अपना वो था कौन, स्वान ने अपनी दूसरा कथन यही बोला था कि जो पादपों के बाहर जो जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है, पादपों के बाहर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो उसका यूनिक कैरेक्टर, उसका विशेष लक्षण है। तो वही कह रहे हैं कि यदि अपन पादप कोशिका है कोई, उसमें से अपन सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को हटा देते हैं, और उसमें जो बचा हुआ जब कोशिका का भाग बचा है उसको प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। क्लियर है। इसके आगे अपन बात करते हैं, ये मतलब ये कोशिका और आकार, ये आगे अपन को बनना है कोशिका आकार। इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है,
इससे नीट में हर साल एक नई क्वेश्चन जरूर आ रहा है। देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2027 में भी इसकी प्रोबेबिलिटी मानो कि 100% है। कहीं ना कहीं मेजर बोलिंग में जाता है क्वेश्चन, कहीं स्टेटमेंट में जाता है। तो ये कोशिका और आकार से संबंधित क्वेश्चन हर साल आ रहा है, हर साल, मतलब हर साल, समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपन आगे चले। देखो क्या कह रहे हैं, विषाणु विषाणु का आकार क्या होता है, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर होता है। विषाणु का आकार, वायरस का आकार कितना होता है, 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। इसके अलावा माइक्रोप्लाज्मा का दिया है, माइक्रोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोमीटर दिया है। पीपीएलओ का दिया गया है 0.1 माइक्रोमीटर। इसके अलावा आरबीसी का व्यास दिया गया है अपन को 7 माइक्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आरबीसी का अपन को क्या दिया है, व्यास दिया है। आरबीसी का व्यास दिया है 7 माइक्रोमीटर। ठीक है। इस पे आगे मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, आप बने रहना। ठीक है। इसके अलावा जीवाणु का अन्य आकार दिया है 3 से 5 माइक्रोमीटर। और प्रारूपिक जीवाणु का आकार दिया है 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर। और प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका का आकार दिया है 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो आपको यदि क्लास में याद करना है, मैं और आप कोई लिखना मत, अभी कोई मत लिखना। लिखने के लिए मैं अलग से समय दूंगा। आप बस मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिए। क्या देखो, विषाणु का आकार 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। कहना क्या चाहते हैं, विषाणु है जो वायरस है उसका आकार कितना है, सबसे छोटा है वैसे विषाणु। लेकिन विषाणु को अपन ने पढ़ा था कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, विषाणु है। क्योंकि उसको ना तो अपन से जीवित मानते हैं और ना ही निर्जीव मानते हैं उसको, क्योंकि उसमें कोशिका वेल डिफाइंड नहीं होती। यदि विषाणु है वो किसी के शरीर में घुस जाता है तो सब हम बोलेंगे कि ये जीवित है, और यदि वो बाहर पड़ा है तो मृत है, रोबोट की कोशिका की तरह। है तो अपन इसको सबसे छोटी कोशिका नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर है, बहुत छोटा है। सबसे इन सब में सबसे छोटा यही दिख रहा है, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर। लेकिन इसको छोटा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, आपको डीएनए बता दिया है कि इसको ना तो ये जीवित है ना निर्जीव है, कोई कुछ भी नहीं पता इसको, समझ लो, ना सजीव है ना निर्जीव है, तो उसको नहीं मानते अपन। ठीक है। तो विषाणु का आकार क्या हो गया, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोन। बोलो बोलो साथ में, ये साथ बोलो, क्या होगा विषाणु का आकार, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, समझ रहे हो। इसके अलावा अपन बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा का आकार 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोप्लाज्मा का आकार क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर। इसके अलावा अपन आगे चलें, पीपीएलयू का आकार क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर। आरबीसी का आकार क्या है, 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी का आकार में ये क्या है, व्यास है। आरबीसी का व्यास दिया गया है अपन को कितना, 60 माइक्रोमीटर। आरबीसी का व्यास कितना है, 60 माइक्रोमीटर है। इसके अलावा बात करें तो प्रारूपिक जीवाणु का आकार दिया गया 1 से 2 माइक्रोमीटर। और प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका का आकार दिया है 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर। और एक जीवाणु है जिसका आकार है 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो देखो 3 पॉइंट मेरे साथ याद करो, क्या क्या, प्रारूपिक जीवाणु है उसका आकार कितना है, 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। बोलो बोलो साथ में बोलो, याद होगा। प्रारूपिक जीवाणु का आकार कितना है, 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। इसके अलावा प्रारूपिक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है या प्रारूपिक जीवाणु है उसका आकार क्या है, 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर। और जो प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका है उसका आकार कितना है, 10 से लेके 20 माइक्रोमीटर। कितना है, प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका का आकार कितना है, 10 से लेके 20 माइक्रोमीटर। ठीक है। ये 3 पॉइंट याद हो गए। इसके अलावा आरबीसी का व्यास कितना है, 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी का व्यास कितना है, 7 माइक्रोमीटर। इसके अलावा ये दो पॉइंट एक साथ याद करो, माइक्रोप्लाज्मा और पीपीएलओ। माइक्रोप्लाज्मा का आकार कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। और पीपीएलओ का कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है। इसके अलावा विषाणु छोटा सा ईजी है, विषाणु का कितना है, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर। बस इतना अपन को याद करना है। ठीक है। इसके अलावा एक क्लियर पॉइंट हो गया। इसमें 100% एक ना एक सवाल जरूर आता है। अब कोई पूछे पीपीएलओ क्या है, पीपीएलओ क्या है, तो पीपीएलओ क्या है, एक माइक्रोप्लाज्मा ही है। ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा ही है जिसका नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये एनसीईआरटी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी याद रखना थोड़ा सा। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ का फुल फॉर्म है, जो कि एक प्रकार का माइक्रोप्लाज्मा ही है। जो अपन पढ़ा माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, तो पीपीएलओ भी एक प्रकार का माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है। फिर आगे चल के पूछा क्या है, ये सब लोग कमेंट करना, क्या करना है, सब लोगों को कमेंट करना, मैं भी देख रहा हूँ। क्या करना है आपको, कमेंट करना है इसका आंसर। क्या क्वेश्चन है, प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका है वो प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की कितनी गुनी होती है। ये टेबल है, इसमें टेबल से आप देख सकते हो, हेल्प कर सकते हो। इसका आंसर आप सबको कमेंट में करना है। क्या क्वेश्चन है, प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका है वो प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका से कितनी गुनी होती है, ये क्वेश्चन है अपना। क्या क्वेश्चन है, प्रारूपिक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका से कितनी गुनी होती है, ये क्वेश्चन है। आपको बराबर कमेंट करना है, मैं देख रहा हूँ।
ठीक है, करा दीजिए कमेंट। क्वेश्चन क्या है, प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका है वो कितनी गुनी है प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के। ठीक है, कर दिया होगा कमेंट, मैं बताऊँ आंसर। देखो अपन ने पढ़ा है प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका होती है 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर, और प्रारूपिक जीवाणु यानी जीवाणु को अपन क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक ही होता है जीवाणु। तो प्रारूपिक जीवाणु कितना, 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर। देखो एक में इधर 10 का मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो एक में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और 2 में 10 का मल्टीप्लाई किया गया 20 आ गया। एक में अपन ने 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10, और 2 में अपन ने 10 का मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। तो इधर क्या आएगा 10। मतलब कहने का क्या अर्थ हो गया कि ये प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका है वो प्रारूपिक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की 10 गुना होती है। समझ लो, 10 टाइम्स बड़ी है कौन, अपनी यूकैरियोटिक कोशिका जो अपन में पाई जाती है, जो जीवाणु में पाई जाने वाली कोशिका से 10 गुना बड़ी है, 10 टाइम्स बड़ी है। ठीक है, ये समझ लो नीट 2027 का क्वेश्चन है, नीट 2027 का क्वेश्चन आने वाला है। अभी मैं बोल रहा हूँ 2 मई की शाम को आप बोलोगे 2027 में, 2 की सागर भैया ने बताया तो क्वेश्चन है, याद रखना है वाला क्वेश्चन। प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका है ना वो प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु से लगभग 10 गुना बड़ी होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा अपन नोट करने के लिए टाइम दूंगा, कोई टेंशन मत लो कि नोट के पीछे मत भागो, नोट तो आपको बहुत मिल जाएंगे। एक बार आपने समझ लिया पूरा ज्ञान, फिर आप कहीं से भी कैसे भी लिख सकते हो। समझ रहे हो, मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा, रुको सब। ठीक है, अब अपन बात करें अपन सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये सबसे छोटी कोशिका ये आप बताओ, मैंने माइक्रोप्लाज्मा में लिखा है सबसे छोटी कोशिका, सही है कि गलत है? सब लोग बताओ कमेंट में कि ये सबसे छोटी कोशिका मैंने माइक्रोप्लाज्मा में लिखा है, ये सही है कि गलत है? ऊपर की टेबल देखो। क्या विषाणु आंसर होना चाहिए सबसे छोटी कोशिका? क्योंकि देखो इसका आकार सबसे छोटा दिया गया है 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर। ये मुझे तो बहुत छोटा लग रहा है, क्या इसका आंसर ये होगा? या फिर माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, और पीपीएलओ भी तो देखो 0.1 माइक्रोमीटर दिया गया जो 0.3 से भी छोटा है। मतलब माइक्रोप्लाज्मा मैंने कहीं ना कहीं गलत लिखा है, सही है क्या? कमेंट में बताओ सब। माइक्रोप्लाज्मा सही लिखा है कि मैंने सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है? बिल्कुल सही लिखा है मैंने, बताऊं कैसे? अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर आपने बोल दिया था कि विषाणु ना सजीव है ना निर्जीव है, इसलिए आप उसको सबसे छोटा कोशिका नहीं मान सकते क्योंकि वो जीवित भी है और निर्जीव भी है इसलिए। लेकिन सर आपने पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर है, ये सबसे छोटे लग रहा है इन सब में, 0.3 माइक्रोमीटर से तो छोटा है कहीं ना कहीं, तो इसको अपन इसका आंसर सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था पीपीएलओ एक प्रकार का माइक्रोप्लाज्मा ही है, पीपीएलओ एक प्रकार का माइक्रोप्लाज्मा ही है, इसलिए इसको इंक्लूड करते हैं कि माइक्रोप्लाज्मा और पीपीएलओ बात एक ही है। इसलिए यदि आपको ऑप्शन में माइक्रोप्लाज्मा दिख रहा है तो आपको माइक्रोप्लाज्मा टिक करना है, और आपको पीपीएलओ ऑप्शन दिख रहा है तो पीपीएलओ टिक करना है। कभी भी दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। कोई पूछे कि दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे सर तो क्या करेंगे, तो दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं आएंगे, माइक्रोप्लाज्मा ऑप्शन में होगा या पीपीएलओ ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी अपनी, माइक्रोप्लाज्मा होगी। ठीक है, इसके आगे चलें, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका है। इसके अलावा बात करें सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी कोशिका, ये लाइनिंग पॉइंट है, देखो इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, बस मैं ये कर सकता हूँ, आपको क्लास याद करा दूंगा, तो आपको घर पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लास याद होगा, बस आपको मेरे साथ बोलना है। चलो बोले, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बोलिए 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 फटाफट, मैं सुन रहा हूँ। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग। सही बोला आपने, शुतुरमुर्ग। इसके अलावा बात करें प्रारूपिक पादप कोशिका कौन सी है, प्याज। प्रारूपिक पादप कोशिका, देखो अपन को एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी बात करनी है, तो जो एनसीईआरटी ने जो प्रारूपिक पादप कोशिका दी है वो प्याज की बताई गई। एनसीईआरटी ने जो प्रारूपिक पादप कोशिका बताई गई है वो प्याज की कोशिका बताई गई। वो ये किसी को याद हो तो हो जाए तो याद कर लेना, नहीं तो अपन जो आगे वाला चैप्टर है ना अपना कोशिका चक्र और विभाजन, उसमें पढ़ेंगे अपन कि प्याज में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्याज की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, बोलिए। प्याज की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्याज की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो प्रारूपिक जंतु कोशिका है वो मनुष्य के गाल की कोशिका। ये देखो एनसीईआरटी ने को 2 बातें बोली हैं, एक तो बोला है उन्होंने प्रारूपिक पादप कोशिका, तो प्रारूपिक पादप कोशिका क्या है, प्याज।
और प्रारूपिक जंतु कोशिका के बारे में बात करें तो प्रारूपिक जंतु कोशिका दी है उनने मनुष्य की गाली कोशिका। देखो प्रारूपिक पादप कोशिका क्या मानी है उनने, प्याज को माना है, और प्रारूपिक जंतु कोशिका क्या मानी है, मनुष्य के जो गाल हैं, जो चिक हैं, उनको क्या माना है उनने, जंतु कोशिका प्रारूपिक माना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन जानते ही हैं पादप कोशिका के सबसे भारी आवरण क्या होता है, ये और किसने बताया था ये आपको बताना है कमेंट में। प्रारूपिक जो पादप कोशिका है या पादप कोशिका ही मान लो, उसके सबसे भारी आवरण क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है कि कोशिका भित्ति होती है, फिर आप बोलिए। सेल वॉल होती है कि सेल मेम्ब्रेन होती है, सीएम होती है कि सीडब्ल्यू होता है। फटाफट आप कमेंट कीजिए कि प्रारूपिक पादप कोशिका है उसके बाहरी आवरण क्या है, जो प्रारूपिक पादप कोशिका है उसके बाहरी आवरण क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है कि कोशिका झिल्ली है, सीडब्ल्यू है कि सीएम है, सीडब्ल्यू यानी सेल वॉल और सीएम यानी सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि प्रारूपिक पादप कोशिका के बाहर क्या होती है, सबसे भारी आवरण क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, सीडब्ल्यू होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, और जबकि अपन बात करें जंतु कोशिका के भारी आवरण क्या होता है, सबसे भारी आवरण होता है कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका की सबसे भारी आवरण क्या है, बोलिए जल्दी 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 बोलिए। कोशिका जो 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 जंतु कोशिका है उसका सबसे भारी आवरण क्या है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। क्या है सबसे भारी आवरण, क्या है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन कि बस एक पॉइंट और, फिर उसके आपको मैं नोट करने का समय दूंगा। बस ये बताइए सभी लोग कमेंट में ये वाला आंसर, RIQ क्वेश्चन है, RIQ मतलब क्या है, रैंक इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन, ये आपकी रैंक को इम्प्रूव करेगा क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है कि आरबीसी की त्रिज्या कितनी है, आरबीसी की त्रिज्या कितनी है, 4 ऑप्शन है आपको। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है 7 पिकोमीटर है, दूसरा ऑप्शन है 3.5 पिकोमीटर है, सी ऑप्शन है 7 माइक्रोमीटर है, डी ऑप्शन है 3.5 माइक्रोमीटर है। तो फटाफट इसको आंसर कमेंट में कीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ। आई एम वॉचिंग, फटाफट आंसर कीजिए। आरबीसी की त्रिज्या क्या है, आरबीसी की रेडियस क्या है, 7 पिकोमीटर है कि 3.5 पिकोमीटर है, कि 7 माइक्रोमीटर है कि 3.5 माइक्रोमीटर। फटाफट बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट टाइप कीजिए, करिए। बहुतों ने सब सही जवाब दिया है कि आरबीसी की त्रिज्या क्या है। बहुतों ने वाला आंसर भी बोला है कि 7 माइक्रोमीटर है, बहुतों ने क्या बोला है कि 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर बहुत लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन ये आंसर गलत है। क्या बात कर रहे हो सागर भैया, आपने अभी तो बताया कि आरबीसी का आकार कितना है, 7 माइक्रोमीटर, और आप इधर बोल रहे हो कि गलत है। तो भाई यही तो आपको याद रखना है कि इधर आरबीसी का व्यास पूछा था, इधर क्या पूछा था, आरबीसी का व्यास पूछा था, और इधर आरबीसी की त्रिज्या पूछी जा रही है। इधर आरबीसी का व्यास मैंने आपको बोला था 60 माइक्रोमीटर है, और इधर क्वेश्चन में आरबीसी की त्रिज्या पूछी जा रही है। ऐसे ही करता है नीट 2025 का पेपर जो टफ बना था ना, उसमें ऐसे ही खेल मेल थे, समझ रहे हो। और नीट 2026 का भी जो नीट का पेपर बना था, उसमें भी ऐसे ही बायो के क्वेश्चन थे, थोड़े टेढ़े मेढ़े, आता सब कुछ था। एनसीईआरटी से कभी भी आउट बना ही नहीं सकता एनटी वाला, समझ रहे हो, क्योंकि अपन नीट 2024 में एक दो क्वेश्चन, मतलब 2025 में, सॉरी 2025 में जो जब क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आउट दिए थे ना उनने, तो वो सारे केस हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी। तो जब से एनटी वाले ने ऐसा बोला है और ऐसा उनका सिस्टम है कि वो एनसीईआरटी से कभी भी आउट पेपर नहीं बनाते, समझ रहे हो, तो बस घुमा सकते हैं आपको बस। तो आपको याद रखना है कि आरबीसी का व्यास कितना है, 7 माइक्रोमीटर है, और आरबीसी की त्रिज्या कोई पूछे तो क्या 3.5 माइक्रोमीटर है, क्योंकि क्या होती है जो त्रिज्या होती है, क्या है त्रिज्या, त्रिज्या होती क्या है, त्रिज्या क्या होती है, जो व्यास होता है जो अपना, उसकी आधी, व्यास की आधी। तो अपन को पता है इसका व्यास कितना है, 7 माइक्रोमीटर, 3.5 माइक्रोमीटर जाएगा आंसर। तो 3.5 मीटर, तो आरबीसी की त्रिज्या कितनी हो गई, 3.5 माइक्रोमीटर, समझ रहे हो, आरबीसी की त्रिज्या कितनी हो गई, 3.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और आरबीसी का व्यास कितना था, 7 माइक्रोमीटर, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, समझ रहे हो। डायमीटर क्या होता है, ये जो रेडियस होती है उसकी दोगुना, 2 टाइम्स, जबकि रेडियस क्या होती है, ये जो डायमीटर कहा था, समझ रहे हो। नहीं आया समझ, एक और समझ लो, ये क्या है, पूरा अपना सर्कल, सर्कल है पूरा, सर्कल का जो सेंटर से जाती है रेखा उसको अपन डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर का जो हाफ होता है वही तो अपनी रेडियस होती है, वही तो अपनी रेडियस, ये क्या रेडियस है, त्रिज्या है, तो वही पूछी थी इधर त्रिज्या। ठीक है, तो ये RIQ पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन घुमाने वाले होते हैं, इनको अपन को बिल्कुल फाइन फान माइंड में, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के हिसाब से पेपर सॉल्व करना होता है, तब ये समझ में आ पाता है, समझ रहे हो। ठीक है, ये हो गया अपना। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी, अपन ने कि कोशिका का समग्र अवलोकन कर रहे थे, जब हमको पता चला कि जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आता है।
जीव द्रव्य क्या है, मेरे साथ बोलो फटाफट, अपन एक बार क्यों रिवीजन करते हैं। जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य क्या है, कैसे मिलकर बना होता है, जो कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य। इसके अलावा बात करें तो कोशिका द्रव्य क्या है, एनसीईआरटी बोलती है कोशिका द्रव्य है वो है अर्ध तरल अवयव है। अर्ध तरल अवयव मतलब कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब कि ना तो ज़्यादा ये सॉलिड है और ना ही ये तरल है। मैंने बता दिया सितंबर अक्टूबर में जो घी होता है भाई, ये ना तो ज़्यादा सॉलिड होता है ना ही तरल होता है, अर्ध तरल होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, अपने पास कोई भी पादप कोशिका है, यदि उसमें से अपन सेल वॉल को हटा दें, कोशिका भित्ति को हटा दें, तो बची हुई संरचना को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल में से सेल CW को हटा दें, मतलब CW क्या है, सेल वॉल है। कोई CW मतलब ना कि हम अपन स्कूल में आते थे ना, अपन को CW मिलता था, HW मिलता था, वो नहीं है। ये CW क्या है, अपना सेल वॉल है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा बात करें अपन PPLO, इसको एक PPLO की बात मैं अभी करता हूँ। पहले एक प्रोटोप्लास्ट के बारे में मैं बात बोलना चाहता हूँ कि आप इसको जीव द्रव्य को याद ना रखिए, प्रोटोप्लास्ट याद रखना। मैं वही बोल रहा हूँ, हिंदी में थोड़े थोड़े कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप इंग्लिश में याद रखो तो सही है। जैसे कि अपन जब पढ़ते हैं मानव जनन चैप्टर, तो उसमें अधिकांश शब्द अपन इंग्लिश में याद करेंगे, समझ रहे हो। मानव जनन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसमें बहुत सारे अपन इंग्लिश में ही याद करेंगे, क्योंकि देखो हिंदी में कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको एक ऐसे ऐसे कि मतलब बहुत सारे होते हैं ऐसे, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी के जिनको बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो अपन को दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो कुछ कुछ अपन को इंग्लिश में याद करना है, तो आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। इंग्लिश में कोई से शब्द याद कराऊँ मैं आपको, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखो आप क्लास में कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रटने वाला क्वेश्चन है, सब मैं धरी आपको याद करा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अपन में कोशिका और आकार की बात करें तो विषाणु यानी वायरस, वायरस का आकार कितना होता है, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर। वायरस का आकार कितना है, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर। इसके अलावा माइक्रोप्लाज्मा का आकार कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। कितना आकार है, 0.3 माइक्रोमीटर। जबकि अपन बात करें PPLO, जो कि एक प्रकार का माइक्रोप्लाज्मा ही है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर की है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होना कि PPLO भी एक प्रकार का माइक्रोप्लाज्मा है, इसका आंसर PPLO भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि PPLO ये एक प्रकार का माइक्रोप्लाज्मा है, इसलिए सबसे छोटी कोशिका क्या होगी, माइक्रोप्लाज्मा या PPLO। ठीक है, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, एक आएगा। ठीक है, इसके अलावा RBC का व्यास कितना हो, 7 माइक्रोमीटर। ध्यान रखना, RBC का व्यास दिया है NCERT ने, कितना दिया है, 7 माइक्रोमीटर। इसके अलावा जीवाणु की बात करें, जीवाणु कोई पूछता है सर जीवाणु और प्रारूपिक जीवाणु में क्या अंतर है, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखो, जीवाणु का आकार NCERT ने दिया है 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। कितना दिया है, 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर दिया है। कितने जीवाणु का आकार दिया है NCERT ने, 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। जबकि वो प्रारूपिक जीवाणु की बात करते हैं, जब हम प्रारूपिक जीवाणु की बात करते हैं तो NCERT बोलती है 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर, और ऊपर बोलती है जीवाणु के आकार की बोलती है 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। एक चक्कर क्या है, तो देखो सॉरी प्रारूपिक जीवाणु है, जो प्रारूपिक जीवाणु है वो क्या है, जो जो प्रारूपिक जीवाणु है वो उसका 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर बोलती है, मतलब कि नॉर्मली 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर मतलब आदर्श बात है। आदर्श बात क्या है कि प्रारूपिक जीवाणु मतलब जीवाणु का आकार 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर होगा। आदर्श बात है कि जीवाणु का आकार क्या रहेगा, 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर होगा। लेकिन नॉर्मली क्या रहता है, 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर रहता है। ये बात है, होना तो इतना चाहिए था 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर, लेकिन कुछ कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं जीवाणु जो कि, तो कुछ कुछ प्रकार के ऐसे होते हैं जिनका आकार 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर भी होता है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है, 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर, और प्रारूपिक जीवाणु का आकार कितना होता है, 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर। बढ़िया है। इसके अलावा आगे चलते हैं, ये प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका है, वो प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की 10 टाइम्स होती है। क्या हो गया, ये नहीं तुम्हें पता है क्वेश्चन है, अभी मैं बोल रहा हूँ, पेपर से आके 2 मई की शाम को आप बोलोगे कि सागर भैया ने सही बोला। याद रखना, प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका है ना, वो प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की 10 टाइम्स होती है। इसके अलावा सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा है या PPLO, ऑप्शन देगा तो PPLO। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, इसके अलावा बात करें प्रारूपिक पादप कोशिका क्या है, तो प्रारूपिक पादप कोशिका को अपन प्याची कोशिका को मानते हैं, जिसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, 16 क्रोमोजोम होते हैं। गुणसूत्र इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोजोम, तो 16 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, याद हो तो याद कर लेना क्रोमोजोम की बात, नहीं तो मैं आगे सेल जो साइकिल वाला चैप्टर है उसमें अपन पढ़ने वाले। ठीक है, इसके अलावा जो जो प्रारूपिक पादप कोशिका है, तो इसके बाहर सबसे भारी आवरण क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, कोशिका भित्ति होगा। इसके अलावा बात करें प्रारूपिक जंतु कोशिका, ये तो क्या है, मनुष्य की गाल की कोशिका है, जिसमें सबसे भारी आवरण क्या है, कोशिका झिल्ली है। चलो आप नोट करो, जब तक मैं पानी पी आता हूँ। ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो क्या क्या नोट करना है आपको,
ये दब्बे करना है आपको, प्रोटोप्लास्ट के बारे में पता करना है आपको, और कोशिका और आकार के बारे में, और ये करना है, और ये कुर्सर उतारना है। इतना नोट कर लो जब तक मैं पानी पी रहा हूँ। करो नोट बराबर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ईजी तो है, देखो सब हाल के याद हो गया होगा आपको, सभी ईजी है। अभी आगे चैप्टर आएंगे जब कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती जाएंगी, अभी तो सब कुछ ईजी चल रहा है। हुआ नोट? यदि किसी का नोट नहीं हो पाया ना तो वीडियो रोक के कर सकता है, ठीक है? ठीक है, अपन आगे बढ़े हम। हो गया होगा वैसे नोट। देखो अपन बात कर रहे हैं अब कोशिका और आकृति के बारे में। तो कोशिका के बारे में बात करें तो आरबीसी का आकार क्या होता है? गोल द्विअप्तल होता है। कोशिका और उसकी आकृति के बारे में बात करें, अपन ने इधर कोशिका और आकार के बारे में बात करा था। आप अपन बात कर रहे हैं कोशिका और उसकी आकृति के बारे में बात करने वाले हैं। तो कोशिका की आरबीसी की बात करें तो उसका आकार होता है गोल और एवं द्विअप्तल। आरबीसी का आकार कैसा है? गोल एवं द्विअप्तल है। गोल यानी राउंड शेप की है, तथा द्विअप्तल यानी क्या है? बाइकॉनकेव है, ठीक है? आरबीसी कैसी है? गोल यानी राउंड है, राउंड शेप की है, और ये द्विअप्तल यानी क्या होता है? बाइकॉनकेव है, ठीक है? तो आरबीसी का आकार क्या हो गया? गोल एवं द्विअप्तल। इसके अलावा अपन डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी क्या है? अमीबीकृत है, अमीबीकृत है। ऐसे अमीबा मूवमेंट करता है ना, उसी प्रकार की डब्ल्यूबीसी मूवमेंट करती है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया? अमीबीकृत। इसके अलावा बात करें अपन स्तंभाकार कोशिका की बात करें, स्तंभाकार कोशिका कैसी होती है? लंबी होती है और सक्रिय होती है। लंबी और सक्रिय कोशिका क्या होती है? अपनी स्तंभाकार कोशिका होती है। स्तंभाकार कोशिका कोलमनल कोशिका कैसी होती है? अपनी लंबी होती है और थोड़ी थोड़ी सक्रिय सी होती है, मतलब पतली पतली, सक्रिय सक्रिय मेरी तरह। स्तंभाकार कोशिका लंबी और सक्रिय होती है। इसके अलावा बात करें तंत्रिका कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका कैसी है? लंबी है और शाखित है। तंत्रिका कोशिका कैसी है? लंबी है और शाखित है, ब्रांच्ड है, ठीक है? शाखित यानी ब्रांच्ड, ठीक है? इसके अलावा बात करें बाहिनी, बाहिनी यानी ट्रैकीड, बाहिनी यानी ट्रैकीड। ट्रैकीड कैसी है? दीर्घिकृत है, एलोंगेटेड है। बाहिनी कैसी है? बाहिनी की कैसी है? ट्रैकीड कैसी है? एलोंगेटेड है, दीर्घिकृत है। दीर्घिकृत है मतलब कि लंबी है, वो दीर्घिकृत है मतलब खिंचाव है उसमें। लंबी तो होता है एक इंसान लंबा है और एक इंसान को खींच दो तो वो दीर्घिकृत, उसको मतलब है नहीं, लेकिन उसको दीर्घ किया गया है, ठीक है? उसकी मजबूरियाँ हैं उसकी, समझ लो। बाहिनी की कुछ मजबूरियाँ हैं इसलिए वो लंबी नहीं थी, लेकिन उसको खींच के लंबा किया गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? दीर्घिकृत है, एलोंगेटेड है, समझ रहे हो? इसके अलावा अपन आगे चलते हैं। परमद्योतक कोशिका मीजोफिल सेल। परमद्योतक कोशिकाएं मीजोफिल सेल ये कैसी हैं? गोल हैं, गोल हैं। और इंग्लिश में बात करें तो राउंड एंड ओवल है, राउंड एंड ओवल। एनसीईआरटी इंग्लिश की एनसीईआरटी में बोला गया है कि जो परमद्योतक कोशिकाएं वो हैं राउंड एंड ओवल, और हिंदी वाली एनसीईआरटी बोलती है गोल अकेले। इसलिए अपन को ये दोनों याद रखना है। ये परमद्योतक कोशिका मीजोफिल कैसे, मीजोफिल जो सेल है वो कैसी है? राउंड है एंड ओवल, राउंड एंड ओवल है, ठीक है? तो अपन बात करें तो कोशिका की आकृति के बस कितनी 5-6 पॉइंट है। आरबीसी की बात करें तो गोल एवं द्विअप्तल। आरबीसी कैसी है? गोल एवं द्विअप्तल है। डब्ल्यूबीसी कैसी है? अमीबीकृत है। डब्ल्यूबीसी कैसी है? अमीबीकृत है। स्तंभाकार कोशिका कैसी है? लंबी है और सक्रिय, लंबी है और पतली है, बिल्कुल सक्रिय है, समझ लो। इसके अलावा बात करें तंत्रिका की बात करें तो लंबी एवं शाखित है। बाहिनी, किसी को बाहिनी की समझ में नहीं आया तो अपन समझ रहे, देखो बाहिनी की क्या है, आगे अपन बात कर रहे हैं बाहिनी की। इसके अलावा बाहिनी की कैसी है? इलोंगेटेड है, दीर्घिकृत है। और परमद्योतक कोशिका यानी मीजोफिल सेल कैसी है? गोल है एंड राउंड है, राउंड एंड ओवल है, ठीक है? परमद्योतक कोशिका मीजोफिल सेल कैसी है? गोल है, गोल है। हिंदी की एनसीईआरटी बोलती है गोल है, जबकि इंग्लिश की एनसीईआरटी बोलती है राउंड है एंड ओवल है। तो अपन को दोनों याद रखने हैं, ठीक है? राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल है कौन? परमद्योतक कोशिका मीजोफिल सेल, और गोल, ठीक है? इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं, चलो एक क्वेश्चन हो जाए, बोलो तो एक क्वेश्चन हो जाए, ट्रू एंड फॉल्स है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरबीसी है ना वो गोल एवं द्वि उत्तल कोशिका है। सबको कमेंट में जवाब देना है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? आरबीसी गोल और द्विउत्तल कोशिका है, ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है कि फॉल्स? फटाफट बोलिए, फटाफट कमेंट में लिख के दीजिए मुझको फटाफट। आरबीसी है ना वो गोल है और द्विउत्तल कोशिका है, ये सही है कि गलत? ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है नहीं सत्य है, एंड फॉल्स है नहीं सत्य है।
आरबीसी गोल और द्वि उत्तल कोशिका है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? बोलो फटाफट। आरबीसी गोल और द्वि उत्तल कोशिका है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? बहुतों ने सही जवाब भी दिया है, बहुतों ने गलत जवाब भी दिया है। तो आरबीसी गोल और द्वि उत्तल कोशिका यही तो है। देखो यही तो है, यही तो है। मैं कह रहा नीट के पेपर में बस यही रहता है। अब अपन ने पढ़ा कि आरबीसी गोल है वो द्वि उत्तल देखा, तो अपन ने कहा नहीं 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 ट्रू है, ट्रू है। अपन ने सोचा बराबर सही सही बोल रहा है, लेकिन यही तो है बीच में। इसने क्या बोला है? द्वि उत्तल। अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था? द्वि अवतल। अवतल और उत्तल में अंतर होता है भाई साहब। आगे अपन जो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, जब अपन पढ़ेंगे उसमें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो उसमें पढ़ाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आरबीसी क्या है? गोल और द्वि उत्तल, तो ये गलत है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि आरबीसी गोल और द्वि अवतल है, ना कि द्वि उत्तल। उत्तल नहीं है, द्वि अवतल कोशिका होती है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। अपन को ऐसे ही देखना है। एनसीईआरटी अपन मैं जब आपको ये पढ़ा दूँ ना पूरा कंप्लीट, आपको घर जाके यही काम करना है। घर जाके आपको क्या करना है? देखो मैंने लिखा भी है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? तो आपको क्लास नोट अपने हाथ से लिखने हैं और मेरे साथ लिखने हैं। मैं आपको लिखने के लिए टाइम देता हूँ, आपको लिखने हैं साथ में। फिर आपको घर पर जाके क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन करना है मेरी नोट्स जो अपन ने पढ़े हैं अभी, फिर घर पे जाकर रिवीजन करना है। एंड देन फिर एनसीईआरटी मस्ट रीड करनी है। एनसीईआरटी तो आपको रीड करनी है, साथ साथ एनसीईआरटी रीड करते जाओ तो लोड नहीं होगा एनसीईआरटी। एक दो पढ़ने अपन रोज पढ़ रहे हैं, ज़्यादा अपन पढ़ भी नहीं रहे हैं। 40-50 मिनट की आपको मैं वीडियो देता हूँ थोड़ी सी रिकॉर्ड करके। और इसके अलावा 40-50 मिनट की वीडियो रहती है। मैं देखो बहुत सारे लोग मुझसे, मैं वही तो बोल रहा था आपसे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर कि आप दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट कर पाओगे? आप 40-50 मिनट की वीडियो देते हो आप हमको। तो देखो बिल्कुल 40-50 मिनट की वीडियो देता हूँ मैं आपको। इसे क्यों देता हूँ? 1 घंटे की तक ये दे सकता हूँ मैं आपको, ज़्यादा देता नहीं। बताऊँ क्यों? क्योंकि आप पे लोड ज़्यादा हो जाएगा। 2 घंटे की रिकॉर्डेड वीडियो देखने में बहुत दिक्कत होती है, समझ रहे हो? इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 40-50 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ, तो जिससे आप पे लोड ज़्यादा नहीं है और ईजिली दिख जाए आपकी वीडियो। और मैं आपको कोर्स दिसंबर तक करके दूंगा, ये मैंने बोल दिया है। मैं अब नहीं बोलूँगा, मैंने बता दिया है आपको। आपको मेरे को वो धड़कन फिल्म का डायलॉग नहीं है, किसी को याद आ रहा है? धड़कन फिल्म का डायलॉग क्या डायलॉग था? अंजलि तुम्हें मुझ पर एतबार रखना पड़ेगा। अंजलि तुझे मुझ पर एतबार रखना पड़ेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको मुझ पर एतबार रखना पड़ेगा। मैं आपका देखो देखो मैंने भी अपना अच्छा रिजल्ट बनाया है कहीं ना कहीं, तो मैं आपका रिजल्ट अच्छा अच्छा ही बना के दूंगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो आगे चलें। तो इसका आरबीसी क्या है? गोल और द्वि अवतल कोशिका है, द्वितल नहीं है, तो इस फॉल्स हो जाएगा। आगे आगे एनसीईआरटी अपन से क्वेश्चन पूछिए। बहुत जगह क्या एनसीईआरटी अपन से क्वेश्चन पूछने लग जाती है। क्या पूछ रही है क्वेश्चन? कि कौन सी कोशिका है जो डिस्क लाइक यानी बिंबाकार है, और कौन सी कोशिका है जो बहुभुजी है, तो स्तंभाकार यानी कॉलमनल कोशिका भी है, क्यूबिडल यानी घनाकार कोशिका भी है, घनाकार कोशिका भी है। इसके अलावा बात करें तो थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह भी है, और इरेगुलर यानी अनियमित भी है। कौन सी कोशिका है जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं? क्या क्या? वो बिंबाकार भी है, बहुभुजी भी है, स्तंभाकार भी है, घनाकार भी है, धागे की तरह भी है, अनियमित भी है, समझ रहे हो? ऐसी कौन सी कोशिका है? तो इसका किसी को जवाब पता हो तो कमेंट में लिख के भेजिए। आ रहा हो किसी को कि कौन सी कोशिका है जो बिंबाकार भी रूप ले सकती है, बहुभुजी रूप भी ले सकती है, स्तंभाकार भी रूप ले सकती है, घनाकार भी रूप ले सकती है, और धागे की तरह भी हो सकती है, और अनियमित भी हो सकती है। ऐसी कौन सी कोशिका जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं? बताइए। इनमें से ही है कोई सी कोशिका। आरबीसी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी हो सकती है, स्तंभाकार हो सकती है, तंत्रिका हो सकती है। चलो 4 में से ही हो सकती है। बताओ कौन सी कोशिका है जिसमें इतने सारे गुण हैं? हम्म, बताऊँ मैं आंसर? तो ये इसका आंसर क्या है? तंत्रिका कोशिका। एनसीईआरटी का पॉइंट है कि तंत्रिका कोशिका एक ऐसी कोशिका है जो बिंबाकार कोशिका भी हो सकती है, बहुभुजी भी हो सकती है, स्तंभाकार भी हो सकती है, घनाकार भी हो सकती है, और धागे की तरह भी हो सकती है। इसके अलावा अनियमित भी हो सकती है। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क लाइक, पॉलीक्लोनल, कॉलमनल, क्यूबोइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर। इतने सारे गुण हैं किसमें? तंत्रिका कोशिका में। अब कोई पूछेगा सर भैया ये आपने तो बता दिया, रटने का पॉइंट हो गया ये तो। रटने का नहीं है। देखो तंत्रिका कोशिका में इतने सारे गुण इसलिए हैं क्योंकि अपन को पता है तंत्रिका कोशिका को हर जगह जाना है। अपन को मान लो अपना पैर कांटे पे रखा, अपन ने कांटे पे जैसे जैसे पैर रखा, जैसे ही अपना मस्तिष्क के पास सीएनएस के पास संदेश जाता है, तंत्रिका लेके जाती है फटाफट कि ये पैर पैर जल्दी से हटाओ, आगे कांटे पे अपना पैर रखने वाला है, तो जल्दी से अपने पैर हटा लेते हैं। तो तंत्रिका कोशिका को हर जगह जाना पड़ता है। तो हर जगह जाना पड़ता है तो अलग अलग प्रकार के वो रूप बदलती है अपने, जिससे वो सावधानी से जा सके। ठीक है, इसलिए वो अनियमित आकार की हो सकती है, धागे की तरह भी। अब धागे की तरह से फायदा क्या है?
धागे की तरह से फ़ायदा क्या है, धागे की तरह होगी तो पतली होगी, मतलब अपन को कोई जगह सकड़ी होगी, ऐसे सकड़ी गली में दो पहिया की गाड़ी आराम से निकल जाती है, लेकिन चार पहिया की गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है, तो वो अपना शेप चेंज कर लेती है, धागे की तरह हो जाती है। तो पतली गली है उससे भी निकल जाती है। अपने शरीर में बहुत सारी जगह ऐसी होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो बहुत ही मतलब पतली मतली होती हैं, तो निकलने में उसको आसानी होती है, इसलिए वो अपना रूप चेंज करती रहती है तंत्रिका कोशिका, जिससे वो संदेश आसानी से मैसेज आसानी से पहुंचा सके। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा बात करें अपन कोशिका का रूप उसके कार्य के अनुसार बदलता रहता है। ये वही पॉइंट कहना चाहता है कि कोशिका का रूप क्या है, एनसीईआरटी पॉइंट है राइट, कि कोशिका का रूप है उसके कार्य के अनुसार बदलता रहता है। जैसी ज, ज, जिस जिस प्रकार जैसी कोशिका को जिस प्रकार कार्य की आवश्यकता होगी वो अपने उस हिसाब से रूप बदल देगी। ठीक है, जैसे कि अपन तंत्र कोशिका देख लिया अपन ने, तंत्र कोशिका को जल्दी से जल्दी जाना होता है तो धागे की तरह भी रूप कर लेती है, घनाकार भी रूप कर सकती है, बहुभुज भी कर सकती है। तो कोशिका का रूप उसके कार्य के अनुसार बदलता रहता है। तो कोशिका का रूप उसके कार्य के अनुसार बदलता रहता है, समान नहीं रहता है। ये स्टेटमेंट आ सकता है क्या, स्टेटमेंट में क्या पूछेगा कि कोशिका का रूप उसके कार्य के अनुसार समान रहता है क्या, कोशिका का रूप उसके कार्य के अनुसार समान रहता है क्या, ऐसा पूछेंगे आपसे, तो आपको क्या करना है, नहीं समान नहीं रहता, उसका कार्य का रूप क्या है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, कोशिका का रूप उसके कार्य के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा पर आगे आ रहा है आपको नीट 2025 का क्वेश्चन आ रहा है, नीट 2025 का क्वेश्चन आने वाला है। क्या क्वेश्चन है कि जीवित जैविकों के भौतिक रासायनिक उपागम को समझने एवं अध्ययन करने की प्रक्रिया, जीवित जैविकों के भौतिक एवं रासायनिक उपागम को समझने एवं अध्ययन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रिडक्शनल बायोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवित जैविकों के भौतिक एवं रासायनिक उपागम को समझने एवं अध्ययन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब रिडक्शन बायोलॉजी के लिए को अपन को जब अध्ययन करना होता है तो उसके लिए दो मॉडल अपनाए जाते हैं, एक तो होता है सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल, और एक होता है सेल फ्री सिस्टम। देखो कुछ मैंने बोला था ना आपको, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना रिडक्शन बायोलॉजी का जो जो 2025 में पेपर आया था उसमें लिखा आया था हिंदी में अवबोधक जीव विज्ञान, और जबकि एनसीईआरटी में लिखा गया है न्यूनकारी जीव विज्ञान, तो कंफ्यूज होता है इससे, इसलिए कभी कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप इंग्लिश में याद रखो। ठीक है, तो अब हम बात करें तो रिडक्शन बायोलॉजी, देखो जीवित जीवों के भौतिक और रासायनिक उपागम यानी फिजिकल एंड केमिकल उपागम यानी अप्रोच, भौतिक और रासायनिक उपागम यानी फिजिकल एंड केमिकल उपागम यानी अप्रोच, फिजिकल एंड केमिकल अप्रोच को समझने एवं अध्ययन की प्रक्रिया कहलाती है, रिडक्शन बायोलॉजी कहलाती है। ये देखो ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, पीआई भी नीट 2025 का, समझ लो, तो अपन को इसको याद ही करना पड़ेगा कि रिडक्शन बायोलॉजी कहलाती है। इसके अलावा मैं आपको एक टारगेट दूंगा, वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, 2 मिनट रुकना, मैं आपको टारगेट देने वाला हूँ। रिडक्शन बायोलॉजी कहलाती है, इसके रिडक्शन बायोलॉजी के लिए आपको दो मॉडल अपनाए जाते हैं, एक तो अपनाया जाता है सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल, और एक अपनाया जाता है सेल फ्री सिस्टम। ठीक है, तो जब अपन भौतिक रासायनिक उपागम को समझते हैं, जब उसका अध्ययन करते हैं, तो उसका अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, अपन रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक रासायनिक उपागम को समझने एवं उसके अध्ययन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाती है, न्यूनकारी जीव विज्ञान कहलाती है, अवबोधक जीव विज्ञान कहलाती है। इसमें याद रखो क्या कहलाती है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाती है। इसके लिए देखो इसका अपन को अध्ययन करना है, तो देखो इसके लिए अपन को दो मॉडल अपनाने पड़ते हैं, या बोले तो एक मॉडल एक सिस्टम अपनाना पड़ता है। मॉडल का नाम क्या है, सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल, और सिस्टम कौन सा है, सेल फ्री सिस्टम। इन दोनों को अपनाना पड़ता है जब अपन को रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट जब अध्ययन करते हैं भौतिक रासायनिक उपागम पर, तो वो क्या करते हैं, रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल और सेल फ्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर आपका टारगेट है एक, आप सभी का टारगेट है, आपको कमेंट में लिख के भेजना है कि जो सेल जो पूरा अपना चैप्टर है सेल, उसमें रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट या फिर अवबोधक जीव विज्ञान या न्यूनकारी जीव विज्ञान, हिंदी की एनसीईआरटी होगी तो उसमें न्यूनकारी जीव विज्ञान लिखा है, तो कहाँ लिखा है वो आपको ढूंढना है। आपका टारगेट है, क्या टारगेट है आपका, कि आपको ढूंढना है कि कहाँ पर न्यूनकारी जीव विज्ञान लिखा हुआ है। आपको एनसीईआरटी माता है आपके पास, एनसीईआरटी माता में कहाँ पर न्यूनकारी जीव विज्ञान लिखा है, आपको उसका पेज नंबर जो पेज नंबर लिखा हो एनसीईआरटी में, वो आप पेज नंबर लिख सकते हो कमेंट में कि कहाँ पे लिखा है न्यूनकारी जीव विज्ञान रिडक्शन बायोलॉजी। ये जब नीट 2025 में क्वेश्चन आया था ना, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता कहाँ से क्वेश्चन दिया है, समझ लो, आपको इसलिए ढूंढना है कि सेल में कहाँ लिखा है न्यूनकारी जीव विज्ञान। आप ढूंढ के कमेंट करके बता देना कि कौन से पेज नंबर पे बायोलॉजी के। ठीक है, इसके अलावा और बात करें अपन, तो इतना नोट करो जब तक मैं देखता हूँ।
नोट करो ये कोशिका और आकृति। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन भी नोट कर लेना, क्वेश्चन भी नोट कर लिया करो जो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा कौन सी कोशिका है, ये वाला और ये नोट कर लो ये सब। हुआ नोट? ठीक है, तो अपन एक बार क्यों रिवीजन कर लेते हैं। क्या आरबीसी क्या है, गोल बात द्वियुक्त। आरबीसी क्या है, मेरे साथ बोलो। आरबीसी क्या है, गोल एवं द्वि अवतल, उत्तल नहीं द्वि अवतल है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन डब्ल्यूबीसी क्या है, अमीबीकृत। डब्ल्यूबीसी क्या है, अमीबीकृत। स्तंभाकार कोशिका कैसी है, लंबी एवं सक्रिय। स्तंभाकार कोशिका कैसी है, लंबी एवं सक्रिय। जबकि तंत्रिका कोशिका कैसी है, लंबी एवं साकित। भाइनिकी कैसी है, टैकिट कैसी है, तो बोले तो दीर्घिकृत है, एलोंगेटेड है। और परमध्य कोशिका मेजोफिल सेल कैसी है, तो बोले तो ये गोल है या फिर राउंड एंड ओवल है। ठीक है, बढ़िया है। अब मैं आपने बोला था सागर भैया कि वाहिनी की बताओगे आप, वाहिनी की क्या है। तो देखो वाहिनी की क्या है, जाइलम का अवयव है। ये जाइलम का अवयव के बारे में बता रहा हूँ। जाइलम क्या है, एक स्थायी ऊतक। ये किसी को याद ना हो तो दिक्कत नहीं है, जब हम पढ़ेंगे ना कौन सा चैप्टर, पुष्पिपात्मों का आंतरिकी, एनाटॉमी पढ़ेंगे ना पुष्पिपात्मों में, तभी आएगा। तो किसी को याद ना हो कि जाइलम क्या है, कहाँ से आ गया है जाइलम, तो किसी को दिक्कत नहीं लेनी है, लोड नहीं लेना है, आगे पढ़ेंगे अपन। लेकिन किसी को याद हो तो 4 पॉइंट याद हो जाए तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये सेल का पार्ट नहीं है वैसे। जाइलम की बात करें तो स्थायी ऊतक क्या होता है, जाइलम में स्थायी ऊतक है। और मैंने आपको कल ही बताया था, ऊतक आगे जाए, ऊतक क्या है, ऊतक किसका समूह होता है, कमेंट में बताओ बराबर। ऊतक है ना वो किसका समूह होता है, क्या कौन मिलके ऊतक का निर्माण करता है, क्या चीज़ है जो ऊतक का निर्माण करती है, समूह बना के अपना ग्रुप में मिलती है वो चीज़ और ऊतक का निर्माण कर देती है, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो आंसर बताऊँ मैं, तो कोशिका है। कोशिका आगे चल के क्या बनाती है, कोशिका का समूह क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। कोशिका का समूह क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। तो ये जाइलम है ना, ये एक स्थायी ऊतक है, मतलब कि ये कोशिकाओं का समूह है, ऊतक ऊतक है। ठीक है, तो इसके चार चार अवयव होते हैं, चार कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, जाइलम मृदूतक, जाइलम तंतु, जाइलम वाहिनिकी और जाइलम वाहिका यानी वेसल्स। ठीक है, तो जो जाइलम में जो स्थायी ऊतक है वो कहीं ना कहीं कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। और उसके मेनली 4 तत्व हैं, 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से, एक जाइलम मृदूतक है, एक जाइलम तंतु है, एक जाइलम वाहिनिकी है और एक जाइलम वाहिका है। कौन कौन से, जाइलम मृदूतक, जाइलम तंतु, जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिकी। ठीक है, ये 4 तत्व हैं। ये हो गया, हो गया। ठीक है, ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी याद रख लेना किसी को। मैं कहीं NLP लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है, NCERT लर्निंग पॉइंट है, जिसको अपन को याद करना डायरेक्ट। NLP लिखा मैंने कहीं तो उसका मतलब क्या है, NCERT लर्निंग पॉइंट, ऐसे इधर NLP लिखा तो ये NCERT में पूछा था सवाल, इसको अपन डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने NLP ये लिखा है, तो ये प्रोटोप्लास्ट का अपन को बताया याद रखना है कि सेल में सेल वॉल माइनस होती है, प्रोटोप्लास्ट बनता है। तो कुछ कुछ NLP पॉइंट होंगे वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यदि मैंने कहीं प्लस और कहीं NT लिख दिया, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट। अपन अपन जब स्कूल में नहीं जाते थे, हम्म, तो मैम प्रेजेंट बोलती थी, अपन बोलते थे, मैम बोलती थी सर गुप्ता, तो अब मैं बोलता था प्रेजेंट मैम। यदि आपका किसी का नाम और कुछ होगा, सोहन होगा किसी नाम, तो सोहन मैम बोलती हैं सोहन, तो प्रेजेंट मैम। ये सब बोलते हैं ना, प्रेजेंट और एब्सेंट, वही सिस्टम लगाया अपन ने। यदि प्लस है तो इसको अपन ने बोल दिया प्रेजेंट, और माइनस लगाया मतलब इसका मतलब हो गया एब्सेंट। समझ रहे हो, प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट यानी उपस्थित और एब्सेंट यानी अनुपस्थित। आगे चल के मैं इनका ये की पॉइंट है, इससे अपन का लिखने का समय बचता है अपना। तो आगे चल के मैं इनका यूज करूँगा। इधर यदि मैंने पॉजिटिव साइन बनाया मतलब इसका उपस्थित है उसमें, मतलब कोई चीज़ है जो उसमें उपस्थित होगी। और यदि नेगेटिव साइन बनाया मतलब वो चीज़ एब्सेंट है उसमें अनुपस्थित होगी। ठीक है, आगे चल के अपन यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, अब मैं ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 11th की दृष्टि से भी और नीट की दृष्टि से भी। आगे इस लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको पता नहीं होगा कि ये मतलब ये कहाँ से आ गए, तो आने वाले चैप्टर में आएंगे, टेंशन लोड मत लेने का। अब मेरे साथ समझिए, याद कीजिए, आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो अपन को, देखो आजकल पता, एक बात बताऊँ ना आपको, कि आजकल ये आधार आधार का सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है।
मतलब कि अपन को देखो कुछ लिखना नहीं पड़ता है कि इनकी देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका अपन यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर दिख रहे हैं। तो एक तीसरा पॉइंट अपन आधार बना के लिखे ना तो अपना इम्प्रेस अलग ही बनता है, समझ रहे हो। मतलब इसको आधार पता है किस बेस पे अपन डिवाइड कर रहे हैं इसको पता है, तो जो चेक करने वाले होते हैं उसका माइंड अलग ही होता है, समझ लो। तो अपन ने आधार बना रखी है कि झिल्ली आवत के अंदर के आधार पर अपन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को कैसे अंतर कर सकते हैं। तो जिसमें झिल्ली आवत के अंदर एब्सेंट है उसको अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका कह दिया। जिसमें झिल्ली आवत के अंदर है वो अनुपस्थित है, एब्सेंट है, उसको अपन ने क्या कह दिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये माइनस का चिन्ह आपको अभी बताया था मैंने। माइनस का चिन्ह क्या है, एब्सेंट को बताता है, अनुपस्थिति को बताता है। और जो प्रेजेंट का चिन्ह क्या बताता है, उपस्थिति को बताता है, प्रेजेंट को बताता है। ठीक है, प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो जिसमें झिल्ली आवत के अंदर एब्सेंट है उसको मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका कह दिया, और झिल्ली आवत के अंदर प्रेजेंट है उसको मैंने यूकैरियोटिक कोशिका कह दिया। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी इसमें क्या के अंदर नहीं पाया। अब सागर भैया आप ही बताओ, आप आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो केंद्रक है वही उसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल होता है भाई रेप्लिकेशन के लिए होता है, होता है रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण के लिए होता है। आगे चल के वही नई नई कोशिकाओं का निर्माण करवाता है। यदि किसी के पास केंद्रक ही नहीं होगा, उसका केंद्रक क्या एक ब्रेन की तरह कार्य करता है, मस्तिष्क कोशिका के ब्रेन की तरह कार्य करता है कौन, केंद्रक। यदि किसी कोशिका में केंद्रक ही नहीं होगा तो उसकी गतिविधियाँ कैसे नियंत्रित होंगी, कैसे उसमें रेप्लिकेशन होगा, विभाजन होगा, क्या कैसे क्या होगा। यदि उसमें केंद्रक ही नहीं है, आपने बोल दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं, तो कैसे होगा। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैंने बोला कि झिल्ली आवत के अंदर नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली आवत के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली आवत के अंदर नहीं होता है, उसके उपलक्ष्य में केंद्र का प्रेजेंट होता है। जो केंद्र का क्या है, केंद्र का यानी होता है न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड क्या है, केंद्र के समान ही है, लेकिन उसमें रियल झिल्ली आवत के अंदर नहीं होता है, उसमें केंद्र का पाया जाता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या झिल्ली आवत के अंदर पाया जाता है, कोई पूछे नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है, फिर केंद्र का पाया जाता है, जो कि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और वो आगे चल के गतिविधियों को कोशिका की नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे चल के पूछ रहा है अनुवांशिक पदार्थ के बारे में पूछ रहा है। अनुवांशिक पदार्थ कैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ हैं वो नग्न होते हैं। नग्न बोले तो जिनको अपन नग्न मतलब कि पड़े रहते हैं, किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते। अपन ने बोला ना इसमें कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्ली आवत कोशिका में पाए नहीं जाते हैं, सही बोलूँ तो। और यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली आवत कोशिका में पाए जाते हैं। तो उसमें क्या है, इसका अनुवांशिक पदार्थ कैसा है, नग्न है। नग्न है मतलब कि कैसा है, कोई भी कपड़े से घिरा नहीं है। ऐसे अपन कोई कोई बच्चे रहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो कपड़े नहीं पहनते, अपन क्या बोलते हैं, ये नग्न है। तो वही शब्द है। तो मतलब इसको कोई भी कपड़े से कवरिंग नहीं है इसकी कहीं। तो ऐसा ही पढ़ा है कोशिका में। तो उसका अनुवंशिक पदार्थ कैसा, ऐसा ही पढ़ा है अनुवंशिक पदार्थ। इसलिए फिर अपन बोल दिया नग्न है, वृत्ताकार है, यानी ऐसे ऐसे वृत्ताकार वृत्त शेप में है, तो द्विरज्जु का यानी डबल स्टैंडर्ड है। कैसे है, डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड। तो अनुवंशिक पदार्थ प्रोकैरियोटिक कोशिका का कैसा है, एक तो नग्न है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है क्या है, वृत्ताकार है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके अलावा बात करें अपन यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका का आकार कैसे, आकार का जो अनुवांशिक पदार्थ है वो आवृत है, रेखिक है, डबल स्टैंडर्ड है। समझ में आया आपको कि दोनों का है ना वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, दोनों में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। लेकिन एक का क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका का कैसा है, नग्न है और इसका आवृत है। अनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका नग्न है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आवृत है और इसका वृत्ताकार है, इसका रेखिक है, इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, दोनों में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद करो फिर अपन। तो जो झिल्ली आवत केंद्रक के आधार पर अपन ने कैसे कैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग कर सकते हैं। तो जिसमें झिल्ली आवत केंद्रक एब्सेंट है उसको अपन कौन सी कोशिका कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें झिल्ली आवत केंद्रक प्रेजेंट है उसको अपन यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। अब केंद्रक नहीं है तो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकाभ होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन अनुवांशिक पदार्थ के आधार पर बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को कैसे बता सकते हैं अपन। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें नग्न अनुवांशिक पदार्थ होगा। कैसा पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ होगा, नग्न अनुवांशिक पदार्थ होगा। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें आवृत अनुवांशिक पदार्थ होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन अनुवांशिक पदार्थ में, इसमें अनुवांशिक पदार्थ का वृत्ताकार होता है, उसका रेखिक होता है। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, आगे चलें, कक्ष की बात करें, कंपार्टमेंट की बात करें। तो कक्ष कंपार्टमेंट के बारे में अपन कैसे बोल सकते हैं, इसके आधार पर अपन कैसे अलग कर सकते हैं दोनों को, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को। तो देखो कक्ष के बारे में अपन बात करें तो कक्ष क्या, यानी कमरा, कक्ष यानी कमरा, कमरा यानी कंपार्टमेंट। तो देखो यदि अपन ने क्या किया, अपन ने मकान लिया, मकान मतलब कि प्लाट लिया,
ज़मीन ली, मतलब ज़मीन ली, और उसमें अपनी जितनी ज़मीन है उसको अपन ने भारी और अपन ने दीवार बना दी। क्या बना दी? दीवार बना दी भारी और दीवार बना दी अपन ने, चारों ओर कवरिंग कर दी उसकी दीवार बना के। अपन हमारे यहाँ बोलते हैं बिल्डिंग, अपनी बाउंड्री कर दी। क्या कर दी? बाउंड्री कर दी मतलब अपन ने उसकी। तो बाउंड्री कर दी तो उसको अपन बोलेंगे प्रोकोइडी कोशिका। और उस बाउंड्री के अंदर अपन ने मान लो किचन बनवा ली, 2 रूम बनवा लिए, हॉल बनवा लिया, लेट्रिन बाथ बनवा लिया, और उसके अंदर अपनी अपन ने और कंपार्टमेंट कर दिए, तो उसको बन गई यूकेरियोटिक कोशिका। नहीं है इसमें? एक और बार समझाता हूँ। ये देखो, मतलब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी है कि उसमें मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब कि ऐसी, और जबकि यूकेरियोटिक कोशिका मतलब कि इसके अंदर कोशिका झिल्ली तो होगी, कोशिका झिल्ली के साथ बीच में एक केंद्रक होगा, झिल्ली अवध, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होगी, गोल्जिकाएँ होगी, और भी बहुत सारी राइबोसोम होंगे, बहुत अलग-अलग प्रकार के अंग होंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब कि अपन ने प्लाट लिया और क्या कर दिया, उसकी कवरिंग कर दी, उसकी बाउंड्री बना दी, उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। और अपन ने जब उसमें अपन ने रूम बनवाए, रूम निकलवाए, लेट्रिन बाथ निकलवाई, किचन निकलवाया, हॉल बनवाए, इसको हम यूकेरियोटिक कोशिका कहेंगे। मतलब इसमें कक्ष एब्सेंट है, इसमें कक्ष प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा अपन हम बोलते हैं झिल्ली आवृत कोशिकांग के बारे में। झिल्ली आवृत कोशिकांग के बारे में पढ़ते हैं अपन। झिल्ली आवृत कोशिकांग के बारे में, इसमें झिल्ली आवृत कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, इसमें झिल्ली आवृत कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। झिल्ली आवृत कोशिकांग के आधार पर अपन कैसे अलग कर सकते हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें झिल्ली आवृत कोशिकांग है वो एब्सेंट है, और इसमें प्रेजेंट है यूकेरियोटिक कोशिका में। आगे बढ़ते हैं अपन राइबोसोम के आधार पे। इसमें केवल 27 राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 27 बाद CS पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे राइबोसोम पाए जाते हैं केवल 27 प्रकार के, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें 70 SP के साथ साथ 80 SP पाए जाते हैं। ये राइबोसोम क्या है आगे अपन पढ़ेंगे, लोड मत लेना, अभी याद कर लो राइबोसोम क्या है। 70S क्या है, 70 क्या है, अभी कुछ मत पूछो। अपन राइबोसोम आगे आगे कोशिका वाले चैप्टर में दिया है, उसमें अपन सब कुछ पढ़ेंगे कि 70S क्या है, S क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। राइबोसोम अभी याद कर लो कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 70 एवं 80S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। जब तक मैं पानी पी रहा हूँ जब तक नोट करो 5 पॉइंट, ठीक है। क्या क्या पॉइंट है एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। कोशिका झिल्ली कैसी है, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो कोशिका आवृत केंद्रक के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यदि यदि केंद्रक नहीं है तो क्या क्या पाया जाएगा? केंद्रक का पाया जाएगा जो केंद्रक की तरह होगा, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ है वो नग्न रहेगा, वृत्ताकार रहेगा, डबल स्टैंडर्ड रहेगा। जबकि इसमें आवृत रहेगा, रेखिक रहेगा, डबल स्टैंडर्ड रहेगा। 2 मिनट रुकना थोड़ा सा। आवाज आई? हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग, ठीक है। तो नोट करो फटाफट जब तक मैं पानी पी रहा हूँ। हुआ नोट? 5 पॉइंट कर लो बस ये। इसके अलावा ये जाइलम के बारे में, ये वाला अपन आगे पढ़ेंगे, वैसे लोड नहीं है इसका। याद हो तो याद कर लेना चार तत्व वैसे जाइलम के कौन कौन से। जाइलम जाइलम मृदुतक, जाइलम तंतु, जाइलम वाहिनिकी और जाइलम वाहिका, इन वेसल्स। इसमें से अपन जाइलम वाहिनी के बारे में अपन ने इधर पढ़ा था कि वाहिनी कैसी है, द्वितीय क्या है, एलोंगेटेड है, समझ लो। तो देखो हो गया वो नोट, आगे पढ़े। तो अपन ने देखो 5 पॉइंट लिख लिए हैं, कौन कौन से पॉइंट लिख लिए हैं। झिल्ली आवाज़ केंद्रक के आधार पर अपन ने बता दिया कि इसमें झिल्ली आवाज़ केंद्रक एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। अनुवांशिक पदार्थ के बारे में बता दिया अपन ने कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कैसा पाया जाता है, बोलो नग्न पाया जाता है, जबकि इसमें जो अपनी यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें कैसा आवृत पाया जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें वृत्ताकार अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में कैसा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, तो रेखिक पाया जाता है। जबकि इसमें डबल स्टैंडर्ड है ना, तो दोनों में डबल स्टैंडर्ड ही है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएस यानी क्या है? डबल स्टैंडर्ड और द्विरज्जुक। डबल स्टैंडर्ड यानी का इनको मैं हिंदी में बोलते हैं द्विरज्जुक। डबल स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विरज्जुक, ठीक है। आगे अपन बात करें तो कक्ष के बारे में बात करें तो अपन बता दिया है कि इसमें कक्ष एब्सेंट होते हैं, इसमें कक्ष प्रेजेंट होते हैं। इसमें बस कुछ नहीं होता है, कुछ का झिल्ली से घिरे रहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और कुछ नहीं होता प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई भी झिल्ली आवाज कोशिका नहीं होता।
इसके अलावा अपन ने बता दिया झिल्लियाँ और कोशिकाओं के बारे में, इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। इसके राइबोसोम के बारे में बात करें तो इसमें केवल 70 एस प्रकार का है, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें 70 एस के साथ साथ 80 एस प्रकार का राइबोसोम भी है। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो साइटोस्केलेटन की बारे में बात करें तो साइटोस्केलेटन अंग पढ़ेंगे अपन साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब याद कर लो बस फाइनली, साइटोस्केलेटन क्या है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में साइटोस्केलेटन पाया जाता है। क्या है साइटोस्केलेटन, अपन आगे बढ़ेंगे, लोड मत लो। साइटोस्केलेटन क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट है। पक्षमार्ग की बात करें तो पक्षमार्ग की वही बात है कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रो यानी पहले के जीव, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एब्सेंट ही है। फिर बाद में यूकेरियोटिक कोशिका बनी तो उसमें बहुत सारी कोशिका को विकसित हुआ और बनी नई नई कोशिका, ठीक है। तो इसमें पक्षमार्ग एब्सेंट है, इसमें पक्षमार्ग प्रेजेंट है। जब कसाबिका की बात करें, फ्लैजिला की बात करें, कसाबिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। कसाबिका को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। कसाबिका को अपन इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजिला। तो यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यदि कसाबिका प्रेजेंट है तो उसमें जो कसाबिका है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होगी। यदि कसाबिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट है तो फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होगी, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में यदि फ्लैजिला है जो अपनी कसाबिका है तो कौन से प्रोटीन की बनी होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होगी। कौन सी प्रोटीन की बनी होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होगी। यदि कसाबिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में है तो वो फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होगी, और जबकि यदि ये यूकेरियोटिक कोशिका में फ्लैजिला पाई जा रही है, कसाबिका पाई जा रही है, तो वो कौन सी प्रोटीन की बनी होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होगी। कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होगी। इसके अलावा हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज, सबके बारे में अपन पढ़ेंगे। आरएनए पॉलीमरेज है ना, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे जब अपन जेनेटिक्स का अध्याय पढ़ेंगे, जो अनुवांशिकता का अध्ययन है ना, वंशागति के आणविक आधार, उसमें अपन ये आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो लोड मत लेना, अभी के लिए फाइनली याद कर लो, क्योंकि ये अपन जब यदि कोई व्यक्ति 11th में होगा तो उसके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे पॉइंट। तो जब आप 11 पॉइंट आधार के साथ लिखोगे और अंतर आएगा जब उनमें, तो आपका जो इम्प्रेशन है वो अलग लेवल का होगा। 11 पॉइंट जब आप लिखोगे आधार के साथ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अंतर, तो जो आपका इम्प्रेशन होगा वो अलग ही होगा। तो अभी के लिए फाइनली याद कर लो, आगे अपन जो आनुवंशिक वाला चैप्टर उसमें याद करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है, सब पढ़ेंगे अपन। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक प्रकार का है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज के बारे में अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज हैं, तो केवल एक प्रकार का। जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, समझ लो, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो ओआरआई साइट के बारे में अपन कहाँ पढ़ेंगे, ओआरआई साइट के बारे में अपन पढ़ेंगे जब अपन बायोटेक पढ़ेंगे। जो अपन बायोटेक के पहला अध्याय है, जो जैव प्रौद्योगिकी वाला अध्याय है, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं अपन, उसमें अपन ओआरआई साइट के बारे में पढ़ते हैं, तो उधर पढ़ेंगे अपन। अभी के लिए फाइनल याद रखो कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें ओआरआई साइट की संख्या केवल एक होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें एक से अधिक ओआरआई साइट पाई जाती हैं। ओआरआई क्या है, ओआरआई यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। किसी को लिखना हो, मैंने कहीं नहीं लिखा, आप लिख सकते हो ओआरआई का फुल फॉर्म ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई साइट का फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ओआरआई साइट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ओआरआई साइट पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में एक से अधिक ओआरआई साइट पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें पर रेप्लिकेशन की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन की बात करें और ट्रांसलेशन की बात करें, इनको अपन को इंग्लिश में याद करना है। मैंने क्या बोला, कुछ वर्ड होंगे जो अपन को इंग्लिश में ही याद करना है, जैसे कि रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है। इनको अपन हिंदी में भी याद कर सकते हैं, लेकिन ठीक है इंग्लिश में फिर भी सही रहते हैं याद करना। रेप्लिकेशन किसी को लिखना हो तो लिख सकता है। रेप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। रेप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। किसी को लिखना हो लिखो, रेप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, और ट्रांसलेशन को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनुवाद, बोले तो स्थानांतरण, ठीक है। तो रेप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृतिकरण, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, और ट्रांसलेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुवाद या फिर स्थानांतरण, ठीक है। तो इस आधार पर हम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कैसे अलग कर सकते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें ये सभी क्रियाएं हो रही हैं। रेप्लिकेशन की बात करें, चाहे ट्रांसक्रिप्शन की बात करो, चाहे ट्रांसलेशन की बात करो, तीनों की तीनों क्रियाएं, सभी की सभी क्रियाएं कहाँ पे होती हैं, जीव द्रव्य में होती हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें ये रेप्लिकेशन की बात करो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन की बात करो, ट्रांसलेशन की बात करो,
तीनों की तीनों क्रियाएं हैं वो जीव द्रव्य के अंदर होती है। जो अपन ने पढ़ा था ना जीव द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य प्लस के अंदर द्रव्य की बात करते हैं, तो तीनों की तीनों क्रियाएं कहाँ पे होती हैं? जीव द्रव्य में होती है। और जीव द्रव्य की जगह अपन और अच्छा लिखना चाहें तो कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में चाहे रेप्लिकेशन करवाना हो, चाहे अपन को ट्रांसक्रिप्शन कराना हो, चाहे ट्रांसलेशन कराना हो, सबकी सब क्रियाएं जीव द्रव्य में होती हैं, बोले तो कोशिका द्रव्य में होती हैं। ठीक है। और जबकि अब हम बात करें जो यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो ट्रांसलेशन वाला पद है, जो लास्ट वाला पद है, जो ट्रांसलेशन का पद, जो ट्रांसलेशन का पद है, जो जो अनुवाद, जो स्थानांतरण का पद है, वो केवल जीव द्रव्य में होता है, बोले तो कोशिका द्रव्य में होता है। और सारी की सारी क्रियाएं कहाँ पे होती हैं? केंद्रक द्रव्य में होती हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन और जो ट्रांसक्रिप्शन है, वो तीनों के तीनों कहाँ पे होते हैं? जीव द्रव्य में होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केवल केवल ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, जो स्थानांतरण है, वही कहाँ पे होता है? जीव द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। जबकि ये जो रेप्लिकेशन है और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पे होते हैं? केंद्रक द्रव्य में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इधर होते हैं, केंद्रक द्रव्य में होते हैं, दोनों ऊपर के। कहाँ पे? यूकैरियोटिक कोशिका में। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में तीनों के तीनों कहाँ पे हो रहे हैं? वहीं अपने जो कोशिका द्रव्य है, जो जीव द्रव्य है, उसी में हो रहे हैं। ठीक है। बराबर से अपन एक क्यू रिवीजन कर लेते हैं, उसके अलावा नोट्स करना, और उसके अलावा मैं अपना क्लास एंड करूँगा। ठीक है। तो एक बार अपन पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बार पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्यों रिवीजन कर रहे हैं अपन एक बार। तो देखो, ये आधार है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो झिल्ली आवरण केंद्रक के आधार पर क्या बोलेंगे अपन? जिसमें झिल्ली आवरण केंद्रक एब्सेंट है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें प्रेजेंट है उसको यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा अनुवांशिक पदार्थ के बारे में बात करें तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न है और वृत्ताकार है और डबल स्टैंडर्ड है, उसको अपन बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें जो अनुवांशिक पदार्थ है वो आवृत है, रेखिक है, डबल स्टैंडर्ड है, उसको अपन क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा बात करें, इसमें कक्ष एब्सेंट है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें कक्ष प्रेजेंट है उसको यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा झिल्ली आवरण कोशिकाओं के बारे में बात करें, जिसमें एब्सेंट है उसको बोलेंगे अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जिसमें प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अपन यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा बात करें राइबोसोम की, जिसमें राइबोसोम केवल 70 इस प्रकार के हैं, उसको बोलेंगे अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें राइबोसोम है वो 70 एसपी के साथ साथ 80 एसपी हैं, उसको बोलेंगे अपन यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा बात करें अपन साइटोस्केलेटन की, जिसमें साइटोस्केलेटन एब्सेंट है उसको कौन सी कोशिका बोलेंगे अपन? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अपन यूकैरियोटिक कोशिका। पक्षमाप की बात करें, पक्षमाप को इंग्लिश में बोलते हैं सीलिया, किसी को लिखना हो लिख ले। पक्षमाप को इंग्लिश में बोलते हैं सीलिया। पक्षमाप जिसमें एब्सेंट है उसको बोलेंगे अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें पक्षमाप प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अपन यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा बात करें कसाविका, यदि किसी में कसाविका प्रेजेंट है और वो फ्लैजेलन प्रोटीन की बनी है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यदि यदि पक्षमाप जो अपनी फ्लैजेला है जो प्रेजेंट है और उसमें वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बन रही है कहीं ना कहीं, उसको अपन बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका है भैया। ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन आरएनए पॉलीमरेज की, यदि आरएनए पॉलीमरेज केवल एक प्रकार का पाया जा रहा है तो अपन समझ जाएंगे फौरन कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और यदि अपन को आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के दिख गए, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज दिख गए, तो हम समझ जाएंगे अपन यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं अपन। इसके अलावा ओआरआई साइट के बारे में बात करें, ओआरआई साइट केवल एक प्रकार की पाई जाती है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि जो अपना जो है यूकैरियोटिक कोशिका, उसमें एक से अधिक प्रकार की ओआरआई साइट पाई जाती है। इसके अलावा बात करें अपन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तीनों को तीनों क्रियाएं जो कोशिका द्रव्य में होती हैं वो है अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें से रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो केंद्रक द्रव्य में, और जबकि जो ट्रांसलेशन है वो केवल कोशिका द्रव्य में हो रहा है, वो अपनी यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा अपना एग्जाम्पल है एक लास्ट पॉइंट में अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो मोनिना जगत है। जगत क्या होता है अपन आगे जब जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है मोनिना जगत, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है मोनिना के अलावा जितने भी जगत बच रहे हैं अपने 4 जगत, प्रोटिस्टा बच रहा है, कवक बच रहा है, पादप जगत बच रहा है और जंतु जगत बच रहा है। ये 4 जगत यूकैरियोटिक कोशिका, उनमें ये जो 4 जगत हैं उसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जबकि जो मोनिना जगत है उसमें पूरी की पूरी जो मोनिना जगत है, जितने भी उसमें जंतु आते, जो जितने भी जीव आते हैं उसमें क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो क्या हो गया? एग्जाम्पल क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल हो गया मोनिना जगत, और यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल क्या हो गया? मोनिना के अलावा जितने भी जगत बच रहे हैं। कौन कौन से जगत बच रहे हैं? लिखना चाहो कोई लिख लो, कौन कौन से जगत बच रहे हैं मोनिना के अलावा? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? तो एक प्रोटिस्टा बच रहा है, एक पादप जगत बच रहा है, एक जंतु जगत बच रहा है, और एक कवक जगत। ये यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हुआ। ठीक है।
ये पढ़ा है आज अपन ने, देख लो सब एक बार, नोट कर लो ये। आई एम वेटिंग, नोट करो। देखो ऐसे ही अपन 40-40, 50-50 मिनट या 1 घंटे तक की वीडियो बनाएँगे और आपका पूरा का पूरा कवर करेंगे सिलेबस दिसंबर तक। आपको बस मेरा साथ देते रहना है और अपन मिल के जो अपन ने सपना देखा है डॉक्टर बनने का, वो अपन ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है? नोट हो गया हो तो मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, मैं करूँ? देखो, मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ आपके लिए, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि जो कंटेंट है जो मेरा, वो पीडब्ल्यू का मटेरियल भी उसमें इंक्लूड है। जो भी बच्चे पीडब्ल्यू में पढ़ रहे होंगे कभी ना कभी, उनको समझ में आ गया कि इसमें पीडब्ल्यू का भी मटेरियल है। एलएन में ही कोई पढ़ा हो तो उसको समझ में आ गया कि इसमें एलएन का भी मटेरियल डाला हुआ है। कंप्लीट एनसीईआरटी है, कंप्लीट एनसीईआरटी, पूरी की पूरी जो हिडन लाइन्स हैं एनसीईआरटी की, उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। जो मतलब जो छुपी हुई लाइनें हैं, उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। इसके अलावा मेरे एडिशनल पॉइंट है मेरे नोट्स में, क्या-क्या है, 4 पॉइंट है मेरे नोट्स में। पीडब्ल्यू का मटेरियल भी है और कोटा का जो एलएन है उसका पूरा मटेरियल है नोट्स में। कंप्लीट एनसीईआरटी है। उसके अलावा मेरे एडिशनल पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी रैंक अच्छी, इतनी अच्छी रैंक पाई थी, उसके उसके लिए मैंने जो एनसीईआरटी के हिडन पॉइंट भी मैंने उस टाइम पे पता कर लिए थे कि ये एनसीईआरटी बहुत सारे हिडन पॉइंट भी हैं। और जो हिंदी मीडियम में जो एनसीईआरटी गलतियाँ हैं वो भी मैं आपको करेक्ट करवाऊँगा। तो मैं इतने सारे काम करने वाला हूँ, आपको बिल्कुल जीरो से एआईआर 1 तक का अपन सफर तय करेंगे। अपन मिल के करेंगे, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ ये सफ़र तय, आपको मेरे साथ तय करवाना होगा ये सफ़र। मेरा, क्योंकि मेरी एआईआर बन नहीं गई थी, तो मैं, मुझे वही रिग्रेट है अभी तक। और मेरे नोट्स बहुत अच्छे बने थे, बस ये था कि मैं उस टाइम पे इतनी हिंदी मीडियम के लिए इतना कोई कंटेंट देने वाला नहीं था अच्छा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये कसर रह गई थी, लेकिन अब वो मैं कसर दूर करना चाहता हूँ। हिंदी मीडियम के लिए मैं इतना खतरनाक कंटेंट लाया हूँ, बस आपको मेरा साथ देना है। पूरा एआईआर वन वाला कंटेंट है अपने पास, पूरा का पूरा एआईआर वन का कंटेंट है अपने पास। बस आपको मेरा साथ देना है, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। आपको भी मेरा उतना, मैं भी जितनी मेहनत कर रहा हूँ आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और उससे थोड़ी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, समझ लो। तो आप, मैं बिल्कुल आपको जीरो से एआईआर वन तक कंटेंट दूंगा, ठीक है? बस ये है कि मैं और आप मिलकर पहुँचेंगे यहाँ एआईआर वन पे। आपको भी मेरे साथ लगना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, मैं तो आपके लिए ये कर रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। क्या करना है आपको? सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि देखो ये नीट की पूरी जर्नी है, 1 साल की जर्नी है और पूरी का पूरा मैराथन है। ये मैराथन है, ये अपन ने सुनी थी ना उस टाइम पे, जब अपन छोटे थे, कछुआ और खरगोश की कहानी। उसमें क्या होता है कि कछुआ क्या होता है, वो धीरे-धीरे चलता जाता है, चलता जाता है, लेकिन जो खरगोश कहता है आलसी प्रकृति का था, बोलता सोचता है कि कछुआ है ये तो धीरे चलेगा, मैं तो अभी तो कब का फुर्ती में भाग जाऊँगा। लेकिन क्या होता है लास्ट में, ये जो खरगोश आगे चल जाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है और अपन को पता है ये कछुआ जीत जाता है धीरे-धीरे चलते हुए। तो वही है, अपन को खरगोश नहीं बनना है, अपन को कछुआ बनना है। आराम-आराम से अपन धीरे-धीरे लेक्चर के थ्रू धीरे-धीरे चलते जाएँगे और बढ़ते जाएँगे। अपन को जल्दीबाजी नहीं करनी है और अपना जो आज अपने अंदर जितना कॉन्फिडेंस है उसको अपन को बनाए रखना है और उसके जो अपन लास्ट में तक पहुँचेंगे उसको अपन को दुगना कर देना है कॉन्फिडेंस को, समझ रहे हो? अपन को अपना, अपने पे कभी भी डाउट नहीं करना है। अपन को कभी अपन ऊपर डाउट नहीं करना है, क्योंकि अपन को अपना 100% देना है। अपन को अपने ऊपर डाउट करने का मौका ही ना मिले, अपना इतना 100% देना है। तो इसलिए अपन को पूरी की पूरी जर्नी में कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, ठीक है? इसके अलावा अप ये कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। हमेशा हमेशा कि हमेशा प्रोसेस से जाना है। शॉर्टकट नहीं अपनाना है, प्रोसेस से जाना है। क्या नहीं अपनाना है? शॉर्टकट शॉर्टकट नहीं अपनाना है, प्रोसेस से जाना है। समझ रहे हो? क्योंकि सक्सेस का कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए अपन को पूरी की पूरी प्रोसेस से जाना है, पूरी पूरी प्रक्रिया से जाना है। शॉर्टकट नहीं अपनाना है। शॉर्टकट से जो चीज़ें मिलेंगी वो सही नहीं होंगी आपके लिए। इसलिए जब भी मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे रहा हूँ फ्री में, पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, जो कंटेंट है पूरा का पूरा, समझ रहे हो? कोई वन शॉट नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, पूरा का पूरा कंटेंट दे रहा हूँ। इसलिए आपको आपको भी मेरे साथ लगना होगा और कोई भी शॉर्टकट नहीं ढूँढना होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट के पीछे भागते हैं साल भर। वन शॉट के पीछे भागते हैं, लेकिन उनको क्या पता कोई चैप्टर जो मैं आपको कितनी सारी लेक्चर में 10-15 लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ सेल चैप्टर, और कोई आपको 4 से लेके 5 घंटे में करा रहा है, तो कोई ना कोई वो कंटेंट में कमी कर रहा होगा, जब भी तो वो इतनी कम घंटे में करवा पा रहा है, समझ रहे हो? तो आपको एक पूरी शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है, वन शॉट के पीछे पड़ जाते हैं बहुत सारे बच्चे। अपन वन शॉट अपन कराएँगे, आपको लास्ट में कराएँगे जब रिवीजन के थ्रू कराएँगे, समझ रहे हो? अभी आपको पूरा पढ़ना है।
आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, प्रोसेस के थ्रू जाना है। क्या प्रोसेस के थ्रू जाना है। और अपना बाय ढूंढिए आप। बाय मतलब कि आप क्यों करना चाहते हो नीट, क्यों आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बाय ढूंढिए। और हिंदी मीडियम के पास बाय ढूंढने की जरूरत नहीं होती, उनकी घर परिवार की स्थिति उनको बाय देती है। क्यों उनको डॉक्टर करना है, क्यों उनको आगे डॉक्टर बनना है, ये सब आगे क्या करना है, सब हिंदी मीडियम वालों के अपने घर पे ही होता है। देखो तो क्योंकि अधिकांश हिंदी मीडियम वाले के घर परिवार में हर किसी के पापा क्या होंगे, फार्मर होंगे, किसान होंगे। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं बाय है कि जो उन्होंने उनके पापा कर रहे हैं उनको काम ना करना पड़े, कुछ ना कुछ अच्छा काम वो काम करें, इसलिए उनके पास तो बाय तो होता ही है। तो पूरी पूरी साल भर अपन को एक बाय रखना है कि अपन मैं क्यों डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्यों बनना चाहता हूँ, क्यों मैं अपनी रैंक लाना चाहता हूँ, क्यों क्या बनना चाहता हूँ, इसके लिए अपना एक सॉलिड बाय ढूंढिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि आप जब तक बाय नहीं ढूंढोगे जब तक आप पूरी 100% नहीं दे पाओगे अपना। इसलिए कृपया करके अपना बाय ढूंढिए, क्यों करना चाहते हो आप डॉक्टर, क्यों बनना चाहते हो, और क्यों बनना चाहते हो आप कमेंट में लिखना मुझे भी। तो मैं देखना चाहता हूँ क्या किस क्यों बहुत सारे लोग डॉक्टर की फील्ड चुन रहे हैं। इसके अलावा ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्लास नोट्स मेरे साथ बनाने हैं, और घर पे जाकर इनका रिवीजन करना है। और एनसीईआरटी को भूलना नहीं, एनसीईआरटी मस्ट है। जितना मैंने पढ़ाया है आपको एनसीईआरटी में उतना रीड करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आज अपन ने कितनी एनसीईआरटी कवर कर ली है, आप उतनी रीड कर लेना। देखो ये अपनी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में आज अपन ने कितना कर लिया है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कि एनसीईआरटी का ये पहली हेडिंग है, कोशिका क्या है, ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है, आप इसको पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। इसके अलावा इसके अलावा ये ये हेलो, इसके अलावा ये कोशिका सिद्धांत है, ये आप पूरा रीड कर सकते हो। और कोशिका का समग्र अवलोकन, ये यहाँ तक यहाँ तक अपनी कवर हो चुकी है एनसीईआरटी, आप यहाँ तक पढ़ सकते हो। ये तीनों हेडिंग कर सकते हो आप। कोशिका, ये कोशिका की हेडिंग कर सकते हो, कोशिका सिद्धांत और कोशिका का समग्र अवलोकन। ये तीनों की तीनों हेडिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आप कहीं से भी कैसा भी एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कोई से भी पॉइंट। और दिक्कत आए आप कमेंट कर सकते हो, मुझको बता सकते हो कि क्या रह रही कमी अपनी, मैं अगली बार उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलें। ठीक है, जय हिंद।